जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम राइज छत्तीसगढ़। हमारा मकसद यही कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो विकासशील राज्य हैं और लगातार तरक्की के सोपान तय कर रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के प्रारंभ से लेकर अब तक की बात करें तो इस साल 2000 से शुरू होता है और 2003 में डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे केंद्र में थे और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई नेता छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी लेने के लिए हिचक रहे थे और उस वक्त में डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ की कमान संभाली। न सिर्फ बीजेपी के मुखिया होते हुए शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिन्हें अजीत माना जाता था, लेकिन उसे संभव कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह ने। 15 साल मुख्यमंत्री, देश में गिने चुने ही ऐसे नेता हैं जो 15 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल करते हों। इस बीच छत्तीसगढ़ की यात्रा ऐसी रही कि कुपोषण कम हुआ। जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में मितानिनों की बात हुई तो संयुक्त राष्ट्र तक चर्चा हुई, पीडीएस सिस्टम का डंका बजा और डॉक्टर रमन सिंह इन सब की अगुवाई करते रहे। आज वे विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उन्हें देखकर लगता है कि ये कुर्सी उनके लिए बनी है, क्योंकि लंबा राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव और आज सदन को वो उस गरिमा से चलाते हैं कि एक दिशा दे रहे हैं सदन को कि छत्तीसगढ़ का राइज और कैसे हो। तो आज इस मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, मंच पर आपसे आग्रह है कि वे मंच पर आएं और मैं साथ ही निवेदन करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वे डॉक्टर रमन सिंह जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आज इस मंच पर हमने उन तमाम लोगों से बातचीत की है जो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में योगदान दे रहे हैं और तारीफ इस बात की भी होती है कि अब तक छत्तीसगढ़ में सरकारों ने किस तरीके का माहौल बनाया, चाहे वो कारोबारी माहौल हो, चाहे लोगों की सेवा का माहौल हो। तो आज राइज छत्तीसगढ़ के मंच पर डॉक्टर रमन सिंह जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे छत्तीसगढ़ के अब तक के विकास पर अपना संबोधन दें। आज का यह गरिमामय आयोजन, आप सबकी उपस्थिति, राइजिंग ऑफ छत्तीसगढ़, इस आयोजन के लिए मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। विशेष रूप से उपस्थित मोहित सिन्हा जी, एडिटर जी न्यूज़ एमपी छत्तीसगढ़, और यहाँ उपस्थित सभी आमंत्रितगण। ये आयोजन ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में 2 चुनाव एक साथ हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव। सबकी व्यस्तता है, सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मगर चूंकि छत्तीसगढ़ का संदर्भ था और छत्तीसगढ़ के 2000 से लेकर 2025 की यात्रा, और इस यात्रा में जब रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी बहुत बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बारे में कहीं भी यदि आमंत्रित किया जाता है तो मुझे खुशी होती है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे विशेष विषय को लेकर आपने आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ का निर्माण और निर्माण के पीछे कहानी, अटल जी का छत्तीसगढ़ में चुनाव सभा में घोषणा कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य बना के दूंगा। 11 सीट तो नहीं जीती भारतीय जनता पार्टी, मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा पूरा किया और छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में संभव हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ के निर्माण क्यों हुआ, क्या कारण है कि एक नए राज्य के निर्माण की बात छत्तीसगढ़ के लोगों के जनमानस पे वर्षों से गूंज रही थी। सबसे बड़ा कारण, छत्तीसगढ़ हमेशा शोषित रहा, क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार रहा ये रीजन पूरा।
डेवलपमेंट के नाम से अधूरा रहा और जिसकी वजह से विकास जब नहीं होता, समस्या का समाधान नहीं होता, प्रशासन दूर हो जाता है तो बीमारियां फैलती हैं। उसका एक बड़ी बीमारी उसमें फैली थी नक्सलवाद, क्योंकि लोगों को यदि जवाब नहीं मिलता, लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिलता तो असंतोष पनपता है। और वो असंतोष की जन्म की कहानी वही है कि छत्तीसगढ़ उपेक्षित रहा। आपको और पीछे ले जाता हूं। छत्तीसगढ़ के जन्म के पहले मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ 1956 में। भाषा के आधार पे प्रांतों का जब विभाजन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। बहुत पुरानी बात इसलिए बोल रहा हूं कि पृष्ठभूमि इसका इसलिए बताना जरूरी है। और 56 में निर्माण के पहले छत्तीसगढ़ सीपीएन बरार का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कैपिटल नागपुर था। तो हमारी राजधानी 1956 के पहले तक नागपुर हुआ करती थी। और नागपुर का एक अजीब संयोग था कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व उस समय कितना विकसित था कि नागपुर के विधानसभा में, सीपीएन बरार के विधानसभा में मुख्यमंत्री यदि थे तो छत्तीसगढ़ के रविशंकर शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष थे तो छत्तीसगढ़ से, रायपुर से विधायक बन के ठाकुर प्यारेलाल जी छत्तीसगढ़ के लीडर अपोजिशन, और घनश्याम गुप्ता जी स्पीकर हुआ करते थे। अब आप पूछोगे घनश्याम गुप्ता कहां से आ गए? घनश्याम गुप्ता लगातार 13 साल तक सीपीएन बरार विधानसभा के स्पीकर की हैसियत से काम करते रहे। और संविधान के लिए हिंदी अनुवाद के लिए जो कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाई, उसमें घनश्याम गुप्ता जी मेंबर थे। आर्य समाजी थे घनश्याम गुप्ता जी, और उनको मुख्यमंत्री का अवसर भी मिल रहा था। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्पीकर के इस दायित्व में हूं, मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। तो ये कहानी उस दौर में 56 से शुरू करके 56 आते आते मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश बनते ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 350 पौने 400 किलोमीटर से बढ़ के 800 किलोमीटर हो गई। अबूझमाड़ का व्यक्ति या कोंटा का व्यक्ति भोपाल जाते जाते 2 दिन लगता था, या सरगुजा का व्यक्ति भोपाल जाते जाते एक बार ट्रेन, एक बार बस, और फिर ट्रेन बदल के आता था। तो विकास, मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि वो दूर होने का जो असर हुआ कि मुख्यमंत्री साल में 3 बार आ जाए तो बहुत हो जाता था। तो वो एक क्षेत्रीय संतुलन बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ की बात आई और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ के निर्माण में अवसर मिला। 2000 से 2003 तक माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री रहे। 3 के बाद मुझे 18 तक मौका मिला, पर्याप्त मौका मिला, 15 साल। और उस दौर में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विकास की 2 कल्पना सामने थी कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राथमिकता क्या है कि तत्काल किया जाए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। क्या रणनीति होनी चाहिए किसी मुख्यमंत्री को या किसी चीफ सेक्रेटरी को या उसके मंत्रिमंडल को, क्या निर्णय करना चाहिए। उस निर्णय की शुरुआत हम लोगों की छत्तीसगढ़ के पलायन को रोकने के लिए एक बड़ा उपाय किया। विधानसभा का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने का काम हमने किया, जो देश का अनूठा कानून था। जहां 60 लाख लोगों को 1 रुपये किलो चावल मिलता था, आज पूरे देश में लागू हो गया। आज एक पूरे प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश को चावल दे रहे हैं। और 9 राज्यों में उसी कानून के आधार पे खाद्यान्न सुरक्षा बिल लाया गया। और मैंने उस समय भी कहा था बिल लाते समय कि अब कोई आने वाला मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होगी कि इस योजना को बंद कर दे, क्योंकि कानून के द्वारा उसको लाया।
खाद्यान्न सुरक्षा कानून लाया, फिर नमक की योजना, चना की योजना। तो ये पलायन रोकने के लिए और गरीबों को आईएमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से पीड़ित छत्तीसगढ़, उनके लिए चना और उनके लिए नमक सबसे कीमती चीज। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि नमक कैसे दिया जा रहा है, चना देने से क्या होता है। उसका इफेक्ट आया। कुपोषण के दर में जितने आंकड़े हैं, उस आंकड़े को देखकर हम कहते थे कि कुपोषण में कमी आई और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कैसे कर सकता है। उस अवधारणा को पूरा करने के लिए बेसिक काम जो था, खाद्यान्न सुरक्षा बिल और बाकी कानून तो बनाते गए, बस्तर के विकास और सरगुजा की विकास की कल्पना तो हुई। जो बजट राज्य के निर्माण के समय 5,000-6,000 करोड़ का हुआ करता था, वो 18 आते आते 96,000 करोड़ रुपया तक का छत्तीसगढ़ में बजट का साइज हो गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी सड़कें, जितने भी बिल्डिंग, जितने भी स्कूल, जितने भी कॉलेज, इनके भवन यदि दिख रहे हैं, उन सड़क में यदि कोई पट्टिका लगी होगी तो 2003 से लेकर 18 के बीच का भूमि पूजन और शिलान्यास होगा, दूसरा हो नहीं सकता पूरे छत्तीसगढ़ में। 2 मेडिकल कॉलेज से 13 मेडिकल कॉलेज, 230 कॉलेज थे हमारे पास, 446 महाविद्यालय। आप सुन के ताजुब करोगे, अभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। 40,000 प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल इस छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल के अंदर बनाने का काम, 40,000। आश्चर्य करते हैं लोग। 55,000 करोड़ का सड़कों का जाल बिछाने, कोई गांव नहीं बचा। और करीब करीब 26,000 करोड़ का नेशनल हाईवे का। यहाँ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां नेशनल हाईवे मिट्टी का था, मुरुम भी नहीं। जगदलपुर से लेकर सुकमा और कोंटा तक का जो सड़क था, वो मिट्टी का नेशनल हाईवे। दुनिया में कहीं नहीं होगा, किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि मिट्टी की, काली मिट्टी की नेशनल हाईवे है। तो हमारे यहाँ था छत्तीसगढ़ में। जब वहाँ गया देखने तो मुझे लगा ये आश्चर्य। और फिर मैं दिल्ली जाके बात किया कि या तो उसको नेशनल हाईवे से हटा दी जाए या फिर उसमें कुछ काम होना चाहिए। तो फिर काम हुआ और आज कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर जगदलपुर तक और यहाँ से सरगुजा तक पूरी रफ्तार के साथ 100 किलोमीटर से ऊपर रफ्तार से आप जा सकते हैं, कहीं भी आपको झटका नहीं लगेगा। ये सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ। लोग बोलते हैं कि सड़क से क्या होता है। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर। छत्तीसगढ़ की कहानी इतनी लंबी है कि आपके 10 मिनट 15 मिनट में कुछ उसकी कहानी मैं इसलिए नहीं मंच में बोलता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के उस पुराने दिनों को आगे बढ़ाते हुए जब हम कल्पना को जमीन पे उतारते हैं, उन परिस्थितियों को आज कल्पना करते हैं, तो आज लोगों को एहसास नहीं होता कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या दिक्कतें थी और किस प्रकार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आगे बढ़े। हमारे थाने थे छत्तीसगढ़ के, मिट्टी के थे। कोई आदमी इधर से निकल के उधर चला जाए, बाउंड्री वॉल नहीं थे। नक्सल से लड़ना था। एवरेज एज हमारा पुलिस के जवानों का उस समय जब मैं 2003 और 4 में आया तो 50 साल था। दौड़ नहीं सकते थे, पहाड़ नहीं चढ़ सकते थे। मैंने उसी दिन तय किया कि ये बल से नहीं होगा, नया पुलिस बल का तैयार करना। 15 साल में आप आश्चर्य करेंगे, 80,000 पुलिस कर्मियों को हमने प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग किया और फोर्स में लाया। जंगल वारफेयर की स्थापना हुई, नए वेपन्स उनके लिए लाए गए। और एक एक थाने जो मिट्टी के हुआ करते थे, 1-1 करोड़ के थाने, किला जैसे थाने यदि हिंदुस्तान में कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, मोहला, मानपुर, चौकी, छुरिया, जहाँ चले जाएं। एसपी ऑफिस से बेहतर थाना कोई छत्तीसगढ़ को देखा नहीं है। यहाँ से छत्तीसगढ़ नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं है। जो गलतफहमी में रहते हैं कि नया रायपुर घूम के आके छत्तीसगढ़ के बारे में लिखते हैं,
वो छत्तीसगढ़ का 2% नहीं है भाई। छत्तीसगढ़ बस्तर से सरगुजा तक विकास की उस श्रृंखला का नाम है, जिसके पीछे सोच है, जिसके पीछे यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता की पीड़ा है, तकलीफ है, और वो डेवलपमेंट जहाँ पे उस स्थिति से आगे बढ़े जब 1 रुपया किलो चावल देकर शुरुआत की, और आज वो छत्तीसगढ़ जो खाद्यान्न सुरक्षा योजना में इंडिया का मॉडल बना, सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट किसी योजना की तारीफ नहीं करता, मगर छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम के साथ साथ प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, जो हमने एक सर्कल बनाया कि पहले प्रोडक्शन, फिर प्रोक्योरमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पूरे के पूरे पैडी को चावल में बदल के फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालना, तो इंडिया का एक मॉडल पीडीएस सिस्टम बना जहां करप्शन जीरो था। बाद में भाई लोगों ने नान में गड़बड़ सड़बड़ किया, अभी जेल और बेल में घूम रहे हैं, मगर वो पवित्र योजना थी जिसमें हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया, उस पीडीएस सिस्टम को पूरे देश ने स्वीकार किया, और वो सिस्टम मैं आज भी कहता हूं कि शानदार एक सिस्टम देश के लिए बनाने के काम छोटी विधानसभा ने किया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा 90 विधायक जरूर है, मगर छत्तीसगढ़ एरिया वाइज छोटा नहीं है। हिंदुस्तान का 9वां लार्जेस्ट स्टेट है, 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार हमसे आधा है एरिया में, केरल हमारे बस्तर के बराबर नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतना पोटेंशियल है कि जब प्रधानमंत्री जी 2047 की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं 2047 आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों में पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का राज्य रहेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए कहता हूं पोटेंशियल है। जितना आयरन ओर है आपके पास, जितना आपके पास कोयला है, जितना स्पंज आयरन आप पैदा कर रहे हो, जितना एल्युमिनियम पैदा कर रहे हो, अकेले टीन के अकेले उत्पादक हो आप। बिजली 4,000 मेगावाट से बढ़ के 26,000, 30,000 मेगावाट पावर का जनरेशन हो गया, और अभी अपन उतना ही कोयला और लोहा का उपयोग किए हैं जितना 2% है। आने वाला 100 साल, मैं माइनिंग मिनिस्टर था छत्तीसगढ़ में 15 साल, मैं बोल रहा हूं, आने वाले 100 साल आयरन ओर और कोल की कमी छत्तीसगढ़ को नहीं होगी। और हिंदुस्तान के 10 राज्यों को कोल पहुंचाता है छत्तीसगढ़ है, और हिंदुस्तान के 8 राज्यों को चावल देता है वो छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ गरीब नहीं रहा, छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की श्रेणी में जा रहा है। इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ तेजी के साथ एक लंबी छलांग, 25 साल का युवा, उसके अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा होती, शक्ति होती, क्षमता होती, और वो 25 साल का हो गया छत्तीसगढ़। अब इंतजार है 2047 का, जब ये युवा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में अपनी स्थिति दिखाएगा। बोलने को बहुत कुछ है, मगर मुझे लगता है कि आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा कभी आऊँगा। छत्तीसगढ़ की कहानी बहुत लंबी है, और उस कहानी को बोलने के लिए मुझे 2 घंटा चाहिए। ना आप सुन सकते, ना आपके पास धैर्य है, ना मैं सुना सकता। तो कभी अवसर मिलेगा तो जरूर बोलूँगा। आपने बुलाया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की गाथा आपने सुनी है। हालांकि ये पूरी गाथा नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से अभी रमन सिंह जी ने कहा कि उसको सुनने के लिए 2 घंटे का वक्त चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए अब हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ को एक नए आयाम पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। कृपया करके आप मंच पर आए ताकि हम उन लोगों को सम्मानित कर सके जो कि आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में उपस्थित हुए। राइज छत्तीसगढ़ चैप्टर में आज हमने उन लोगों से बातचीत करी है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे पहले मेहमान को। पहले मेहमान है हमारे अनुज प्रसाद सिंह जी, एनपीएम टीम को जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, जो कि कैसे प्री मिलिट्री ट्रेनिंग जो युवाओं को देने का प्रयास ये पूरी एक टीम कर रही है, और नए नए तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। कैसे जो चैलेंजेस हमारी सेना
सामना करती है उसको कैसे पहले ही युवाओं को प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए इस पर भी काम कर रही है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए पीएम टीम के लिए, अनुज प्रसाद सिंह जी और उनकी टीम के लिए, जो कि एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। तो ये वो टीम है जो कि अलग अलग तरीके से युवाओं को मोटिवेट करने का काम कर रही है और कैसे जो हमारे जवान विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं उसी तरह की एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं ताकि आने वाले वक्त में जब हमारी सेना को जरूरत पड़े तो ये जो देश का भविष्य है उसमें अपना योगदान दे सके। तो ये पीएम टीम है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, अनुज प्रसाद सिंह जी एंड पीएम टीम का। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी पीएम टीम का कि कृपया करके आप मंच से नीचे आ जाए ताकि हम अपने अगले मेहमान को मंच पर बुला सके और उनको भी सम्मानित करने का काम कर सके। क्योंकि आज जिस तरह से हमने अलग अलग लोगों से बात करी है जो कि प्रदेश को बेहतर बनाने का काम कर रहे थे, उसी दिशा में मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर विकी लोहाना जी को, जो कि डायरेक्टर हैं अष्टविनायक रियलिटी। इसके बहुत स्वागत है आपका मिस्टर विकी लोहाना जी का। ये डायरेक्टर हैं और कैसे रियल एस्टेट आगे जाकर के और बेहतर काम करने वाला है और कैसे रियल एस्टेट आज के लोगों को उनको सपनों का आशियाना देने का काम कर रहा है, ये हमने जानने की कोशिश करी थी आज मिस्टर विकी लोहाना जी के जरिए। तो ये मिस्टर विकी लोहाना डायरेक्टर हैं अष्टविनायक रियलिटीज के। बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मिस्टर विपिन झा जी को मैं मंच पर बनाना चाहूंगी, हेड सेल्स एंड मार्केटिंग है यहाँ पर अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट के। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर विपिन झा जी के लिए, जो कि हेड सेल्स एंड मार्केटिंग है अविनाश डेवलपर्स के। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये वही लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं और ये सेक्टर्स छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी शबाना मेमन जी को, जो कि डायरेक्टर हैं संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर की, और साथ ही श्रीनी अवस्थी जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, सीईओ है ये संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर के। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी क्योंकि किस तरह से जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं उन्हें बेहतर उपचार, बेहतर इलाज मिल सके और अगर वो 4th स्टेज पर नहीं पहुंचा है उससे पहले उसको कौन सी ऐसी तमाम जो बेहतरीन उपचार की ज़रूरत है उसको भी मुहैया कराने का काम करते हैं। तो तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। और इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर आशीष जैन जी को, चेयरमैन है ग्लोबल वन वर्ल्ड के। जोरदार तालियां होनी चाहिए आशीष जैन जी के लिए क्योंकि ये वही ऐसे लोग हैं जो कि युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही उनके लिए एक अलग मार्ग भी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर आशीष जैन जी के लिए। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर नितिन नामदेव जी को, जो कि डायरेक्टर हैं चाणक्य लॉ अकेडमी के। जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर नितिन नामदेव जी के लिए। तो चाणक्य लॉ अकेडमी एक बेहतरीन प्रयास कर रही है, बेहतरीन कार्य कर रही है और उनको सम्मानित करने का काम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करता है। मिस्टर राजेश समर्थ जी को मैं मंच में बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर है छत्तीसगढ़ एडवर्टाइजर्स के। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर राजेश समर्थ जी, डायरेक्टर छत्तीसगढ़ एडवर्टाइजर्स के। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे आज हमने संवाद किया, बातचीत करी और जानने का प्रयास किया है कि ये छत्तीसगढ़ को कैसे नया मुकाम देने का काम कर रहे थे और इसके जरिए हमने ये भी जानने की कोशिश करी है कि आगे जाकर की और क्या संभावनाएं हैं। तो ये हमने आज उन लोगों से बातचीत करी थी, उन्हें सम्मानित करने का काम किया था, लेकिन अब अपने खास मेहमान को सम्मानित करने का वक्त है। डॉक्टर रमन सिंह जी को, जिनको सम्मानित करेंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी। तो जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह, जिनसे आज हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने की संभावनाएं अभी भी हैं कि कैसे उन्होंने प्रदेश को बेहतर बनाने का काम किया और आगे जाकर के और वो कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम हमारा था जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का राइज छत्तीसगढ़ चैप्टर। ऐसे ही और खास कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर के आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।